नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ऐप पर जो है कोर्स लॉन्च हो चुका है और कोर्स के लिए हम बराबर से काम कर रहे हैं। इससे पहले सेकंड ग्रेड के लिए जो महाद्वीपों का जो टॉपिक आता है उसका एक वीडियो मैं कंप्लीट बना चुका हूं। एक भी वीडियो के अलावा जो बचा हुआ है एशिया महाद्वीप हमारा चल रहा है, उसका मैं ये जो सेकंड पार्ट है आज के वीडियो में लेने वाला हूं। उसकी भी मैं थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में कर लेता हूं साथियों। एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बात करते हैं साथियों, एशिया महाद्वीप की कई बातें मैं बता चुका था, फिर भी मैं एक बार रिवीजन के तौर पे आपको आज और बता देता हूँ। मैंने बताया था साथियों, चाहे आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछे, चाहे आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे, दोनों ही दृष्टि से अगर विश्व में पहला स्थान पूछा जाए तो वो एशिया महाद्वीप का है। बताया था लगभग 60% जनसंख्या इसमें निवास करती है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 30% जो क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। साथियों, मैंने ये भी बताया था कि जनसंख्या की दृष्टि से एशिया के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम है चीन है। ठीक है। और सबसे छोटा देश जो है जनसंख्या की दृष्टि से, उसका नाम मैंने बताया था, उसका नाम आपको ध्यान रखना है, मालदीव है। ठीक है। ये तो मैंने जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश आपको याद रखना है, रूस बता दिया था, और छोटा देश आपको याद रख लेना है, वही मालदीव है। इस तरीके से अपन ने चर्चा की थी, स्टार्टिंग की थी। लगभग मैंने बताया था कि एशिया महाद्वीप में टोटल देशों की संख्या अगर पूछी जाए तो लगभग 48 देश इसमें इंक्लूड है, आते हैं, जिनमें हमारा भी देश इंडिया आता है। तो इस तरीके से हम एशिया की स्टार्टिंग कर चुके थे। एशिया महाद्वीप की मैं बात करता हूं तो एशिया महाद्वीप जो है, जैसे कि प्रशांत महासागर है, लगभग उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है हमारा कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। अब देखिए साथियों, एशिया महाद्वीप की कई जानकारियाँ और इकट्ठी करेंगे आगे चल के। मैंने बताया कि एशिया महाद्वीप के लगभग दक्षिण में आने वाले दक्षिणी एशिया के अंतर्गत आने वाले 8 जो देश है, कितने देश है बताओ, 8 जो देश हैं, उन 8 देशों को कहा जाता है सार्क देश। कौन से देश कहा जाता है? सार्क देश के नाम से जाना जाता है। तो इसकी सार्क की मैं कंप्लीट बात की थी कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं आपको इसके बारे में बता चुका था, फिर भी इसके बारे में रिवीजन के तौर पे बता देता हूँ। सार्क की फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो साउथ एशियन एसोसिएशन रिसर्च फॉर कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम आता है। दक्षिणी एशियाई आर्थिक सहयोग संगठन इसका पूरा जो नाम आता है। साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सार्क का मुख्यालय, सार्क की सबसे पहले स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की जो पहली बार स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। अच्छा, कहाँ पर हुई थी ये भी याद रखना है। तो साथियों, स्थापना जो हुई थी वो ढाका में हुई थी, और ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है, याद रखना है। लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका नहीं है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो साथियों आपको ध्यान रखना है, काठमांडू के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भाई? काठमांडू के अंतर्गत आता है, और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। इस तरीके से हम बात कर चुके थे। मैंने बताया कि जब स्थापना हुई थी तो संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन वर्तमान में कुल सार्क देशों की संख्या कितनी है? 8 है। अच्छा, तो वो 8वां देश जो एक और जोड़ा गया है वो कौन सा है? तो मैंने बताया था वो जो देश है वो अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान को साथियों कब शामिल किया गया था? तो 2007 में शामिल किया गया था, ये भी याद रखना है। उसके बाद मैंने बात की थी कि सार्क देशों का जो भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में सम्मेलन कितनी बार हो चुका है? तो सार्क देशों का भारत में सम्मेलन 3 बार हो चुका है। अच्छा, पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार मैंने बताया था 1986 में, दूसरी बार 1995 में, और तीसरी बार 2007 में सार्क देशों का क्या हुआ था? सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इस तरीके से जब सार्क देशों के सम्मेलन की बात करने के बाद आपसे आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें तो ये बताओ कि ये 8 देश कौन से हैं, आपसे पूछा जाए, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि सार्क देशों में सम्मिलित देश नहीं है, तो ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, 4 ऑप्शन देगा। अब तो 5वां विकल्प भी देने लग गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने हैं वो 8 देश। कितने देश? 8 देश। 8 देशों को आप कैसे याद रख सकते हो? जैसे ऐसे याद रख सकते हो। नंबर 1 पर याद रख लेना म्यांमार नहीं है भाई, मालदीप है। नंबर 2 पर भूटान याद रख लेना है। नंबर 2 पर क्या याद रख लेना है? भूटान। नंबर 3 पर याद रख लेना साथियों बांग्लादेश। कौन सा देश बताओ? बांग्लादेश याद रख लेना है। नंबर 4 पे अगर बात करें तो हमारा इंडिया याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है बताओ? इंडिया याद रख लेना है। नंबर 5 पे याद रख लेना है आपको नेपाल। क्या याद रख लेना है बताओ? नेपाल। और नंबर 6 पर इस नालायक को भी याद रखिए तो रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। नेपाल है
उसके बाद नंबर 7 पे याद रख लेना साथियों श्रीलंका। कौन सी लंका बताओ? श्रीलंका। और नंबर 8 पर अगर याद रखना है तो आपको याद रख लेना है, सबसे बाद में जोड़ा गया था, यह शामिल किया गया था अफगानिस्तान को। ऐसे भी याद रख सकते हैं। और आपके गुरुजी ऐसे याद नहीं रखें, हम तो टैबलेट से याद रखेंगे, तो टैबलेट से खजाना। टैबलेट से कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रख लेना MBBS, MBBS PINA। MBBS पीना से भी याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो? बस M का मतलब आपको म्यांमार नहीं करना है, M का मतलब आपको याद रखना है साथियों, इसका मतलब होता है मालदीव। क्या होता है बताओ? मालदीव। और B का मतलब क्या होता है? भूटान। क्या होता है बताओ? भूटान। और B का मतलब बांग्लादेश, S का मतलब श्रीलंका, P का नालायक पाकिस्तान, और I का मतलब क्या होता है? इंडिया, और N का मतलब नेपाल, और A का मतलब अफगानिस्तान। इस तरीके से भी याद रख सकते हो बड़ी आसानी से। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे, कंप्लीट बात कर चुके थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाली विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मैंने बताया था कि विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम आता है साथियों माउंट एवरेस्ट। क्या नाम आता है बताओ? माउंट एवरेस्ट। आपको जरूर याद रखना है माउंट एवरेस्ट। अच्छा, माउंट एवरेस्ट क्या है? तो माउंट एवरेस्ट के बारे में मैंने बताया था कि भैया ये विश्व का सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सर्वोच्च चोटी। अरे विश्व की सर्वोच्च चोटी अगर पूछी जाए तो कौन सी है बताओ? ये कहाँ पे मिलेगी? ये आपको याद रखना है, ये माउंट एवरेस्ट मिलेगा नेपाल में, सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि हमें तो इसकी क्या बताओ, इसकी ऊंचाई भी बता के जाओ, तो आपको बता देना 8,848 मीटर। देखो एनसीईआरटी की किताबों में तो अभी 8,848 ही दे रखा है, लेकिन ऑक्सफोर्ड की जो बुक आती है उसमें ये कहा गया है कि भैया माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ गई है, इसलिए इसकी ऊंचाई बढ़ के कितनी हो गई है? 8,850 मीटर हो गई है। कितनी हो गई है? 8,850 मीटर हो गई है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो आती है ये कौन से पहाड़ में आती है, कौन से पर्वत में आती है? तो साथियों ये हिमालय पर्वत में आती है। और हिमालय कैसा पर्वत है ये आपको याद रखना है, ये नवीन बलित पर्वत है। कैसा पर्वत है बताओ? नवीन बलित पर्वत है साथियों। पर्वत भी 3-4 प्रकार के होते हैं, एक बलित पर्वत होते हैं, एक भ्रंश पर्वत होते हैं, और साथियों एक जो होते हैं वो पुराने पर्वत होते हैं, उनको अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे कई प्रकार के पर्वत होते हैं, लेकिन ये नवीन पर्वत है। और नवीन जो पर्वत होता है साथियों वो बिल्कुल शानदार तरीके से लहराता हुआ मोड़दार पर्वत होता है, उसको बलित कहा जाता है। और ऊपर से जो झड़ जाता है उसको अवशिष्ट कहा जाता है। अवशिष्ट जो पर्वत होते हैं वो प्राचीन पर्वत होते हैं। और अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण देखना है तो आइए हमारे इंडिया में अरावली पर्वतमाला को देखिए। तो इस तरीके से आपको ये हिमालय पर्वत की अंतर्गत आने वाली विश्व की सबसे ऊंची चोटी याद रखनी है, जो कि आती कहाँ पे है? तो प्यार बच्चों ये आती हमारे नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में भी अगर मैं बात करूं तो इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में अगर मैं बात करूं तो इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ऐसे अगर मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट की, किसकी बात करूं? 2 एक्स्ट्रा बातें और बता देता हूं। माउंट एवरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपसे गलती से सवाल पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली जो महिला थी उसका नाम आता है साथियों जुंको तेवई। और जुंको तेवई ये कहाँ की थी? तो ये जुंको तेवई थी जापान की। अच्छा, आप कहेंगे गुरुजी जापान की का तो बता दिया, विश्व की पहली महिला का नाम तो बता दिया, कोई इंडिया से भी चढ़ी है क्या? तो जी हाँ विद्यार्थियों, इंडिया से पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कोई महिला अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है बछेंद्री पाल। कौन सी पाल भाई? बछेंद्री पाल का नाम याद रखना है। अच्छा, बछेंद्री पाल की अगर मैं बात करूं तो ये कहां से थी? तो आपको याद रखना है साथियों ये उत्तराखंड से थी। वैसे उत्तराखंड को मैं यूके से समझा देता हूं, यूके का मतलब उत्तराखंड ही होता है। काफ़ी विद्यार्थी इसको यूनाइटेड किंगडम समझ जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड को अपन शॉर्ट में यूके भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने किसकी बात कर ली है? इस तरीके से हमने इसकी बात कर ली है। किसकी? माउंट एवरेस्ट की कंप्लीट बात कर चुके थे। हालांकि ये पहले वीडियो में कंप्लीट बात कर चुके थे, लेकिन रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मैंने बताया था कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो मैंने सबसे लंबी नदी भी आपको बताया था यांगटी सी क्यांग। तो आपसे अगर पूछा जाए कि यांगटी सी क्यांग क्या है भाई, तो यांगटी सी क्यांग एक नदी का नाम है। अच्छा, यांगटी सी क्यांग की खास विशेषता क्या है तो मैं आपको बता दूं। यांगटी सी क्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी है। आपसे पूछा जाए कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है
तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सी कियांग है और साथियों ये चीन में बहती है। अच्छा, सबसे लंबी नदी है तो इसकी आप लंबाई बताते जाओ। तो इसकी लंबाई जो आती है साथियों 5200 km आती है। कितने किलोमीटर आती है? 5200 किलोमीटर आती है। अच्छा, ये बह के कहाँ जाती हैं? तो ये आपको याद रखना है कि ये जो प्रशांत महासागर की तरफ चल जाती है, लेकिन इसका जो उद्गम होता है, आपको उद्गम जरूर याद रखना है। ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है तिब्बत के पठार से। कहाँ से निकलती है बताओ? तिब्बत के पठार से निकलती है ये साथियों, आपको अच्छे से याद रखना है। हालांकि तिब्बत के पठार से और भी कई नदियां निकलती है। देखो, एशिया महाद्वीप की तिब्बत के पठार से और कौन कौन सी नदी निकलती है? एक तो निकलती है सिंधु नदी साथियों, और एक जो नदी निकलती है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदियां भी निकलती है। हालांकि एशिया महाद्वीप की और भी कई नदियां, जिनमें एक सूरमा नदी भी है, आपको याद रखना है, एक इरावदी नदी भी है। हालांकि ये छोटी छोटी नदियां है, ठीक है, ये कई नदियां है। उसके बाद मैं बात करूं, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हमारे भारत की भी कई नदियां आती हैं। उसके बाद एक नदी का नाम और बताने वाला हूं, चीन की एक नदी, इसका भी नाम आपने सुना होगा, हांग्यो नदी। कौन सी नदी बताओ? हांग्यो नदी। इस नदी की अगर मैं बात करूं तो ये चीन की नदी है, और इस नदी की अगर मैं खास विशेषताओं की बात करूं तो इस नदी को कहा जाता है चीन का शोक। क्या कहा जाता है बताओ? चीन का शोक कहा जाता है। और साथ ही इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के नाम से भी जाना जाता है? पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से हम कई बातें कर चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में। इसमें कंप्लीटली हम जो है इन नदियों के बारे में देख चुके थे साथियों। इसके बाद मैंने आपको एक नदी, इसमें एक नदी और याद रख लेना आप चाहो तो, मेकांग नदी। कौन सी नदी बताओ? मेकांग नदी को भी याद रख लेना। अच्छा, सूरमा नदी की भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। कौन सी नदी? सूरमा नदी की। देखो, सूरमा नदी को मैं यहाँ थोड़ा सा समझाने वाला हूँ, वहाँ नहीं समझाया। आपको पूछा जाए कि पूर्वी बांग्लादेश, हालांकि पूरा बांग्लादेश ही चर्चा का विषय बना हुआ है, अगर पूर्वी बांग्लादेश की सबसे प्रमुख नदी अगर पूछा जाए, पूर्वी बांग्लादेश की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख नदी आपसे पूछा जाए तो सबसे प्रमुख नदी कौन सी है भाई? सूरमा नदी है। कौन सी नदी है? सूरमा नदी है। इरावदी नदी के बारे में आपसे पूछा जाए तो साथियों इरावदी जो नदी है, कौन सी नदी? इरावदी। यहाँ पे लिखवा देता हूँ, इरावदी जो नदी है ये कहाँ पर बहती है? ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए, सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जाए तो कौन सी है वो बताओ? इरावदी है। लेकिन अगर पूछा जाए मेकांग नदी के बारे में, मेकांग नदी साथियों जापान की ये मीठे पानी की नदी है। जापान की सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछा जाए, जापान की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो सॉरी, मेकांग नदी की अगर मैं बात करूं तो ये तिब्बत के पठार से दक्षिणी पूर्वी जो दक्षिण पूरब में ये बहती है। हालांकि जापान की नहीं है, ये दक्षिण पूरब में बहती है। हालांकि दक्षिण पूरब में अपन देखें तो इधर जो है जापान आ जाता है। दक्षिण पूरब की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जाए तो ये है आपको। हालांकि ये जो है तिब्बत के इधर से निकलती है, लेकिन ये जो है इंपोर्टेंट नदी है। हालांकि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? ब्रह्मपुत्र को माना जाता है। और भारत की शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, भारत की शोक कहा जाता है गंगा नदी को। गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो सिंधु नदी है। हालांकि इन नदियों को मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे, तो इन नदियों को मैं आपको जब अपन नदियां पढ़ेंगे भारत की तब बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको अगली जो इंपोर्टेंट जानकारी मैंने दी थी पहले वाले वीडियो में, मैंने बताया था कि विश्व का सबसे गहरा गर्त अगर पूछा जाए तो आपको ये एक मैंने मेरियाना गर्त भी बताया होगा। मेरियाना गर्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ। मेरियाना गर्त जो है साथियों, ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। विश्व का सबसे गहरा गर्त है। गर्त बोलते हैं गड्ढे को। गर्त किसको बोलते हैं? गड्ढे को बोल सकते हैं। और ये विश्व का सबसे जो गहरा गर्त है ये कहाँ पे आता है? तो ये आपको ये याद रख लेना है, ये आता है साथियों प्रशांत महासागर में। ये कहाँ पे आता है बताओ? प्रशांत महासागर में आएगा। और अगर इसके निकट अगर कोई देश पूछा जाए तो इसके निकट जो देश आता है उसका नाम आता है फिलीपींस। कौन सा देश आता है? फिलीपींस आता है। इसकी भी मैंने बात की थी। और उसके बाद मैंने अगली जो बात की थी वो बात की थी साथियों मृत सागर की। कौन से सागर की बताओ? मृत सागर की बात की थी। मृत सागर की क्या खास विशेषता है वो भी सुन लो साथियों। मृत सागर की मैंने बताया था कि ये विश्व का सबसे नीचा स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे नीचा स्थान, कैसा स्थान? सबसे नीचा स्थान पूछा जाए तो वो मृत सागर है। ठीक है, मृत सागर है। और ये कौन कौन से देशों की सीमा पर स्थित है? तो ये मैंने आपको बताया था, इजराइल तथा जॉर्डन जो देश आते हैं,
ये मृत सागर जो है ये साथियों इजराइल, कौन कौन से देश है बताओ, इजराइल तथा जॉर्डन देशों की सीमा पर है। इजराइल में जॉर्डन की सीमा पर स्थित जो सागर है उसका नाम है मृत सागर। ये भी मैं आपको बात बता चुका था कंप्लीटली। ये एक तो आपसे पूछा जाए गहरा गर्त और एक आपसे पूछा जाए नीचा स्थान। ठीक है, गहरा गर्त तो आपको मैरियाना गर्त बता देना है, जिसे मैरियाना ट्रेंच भी बोला जाता है। ठीक है, और अब आपको पूछा जाए नीचा स्थान पूछा जाए तो मृत सागर है। कौन सा स्थान है, मृत सागर है। तो ये चीजों को अपन देख चुके थे। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कुछ झीलें। इसके बाद अपन देखने वाले हैं साथियों झीलें। ठीक है, अब यहां से अपन कंटिन्यू करते हैं, यहां से आगे अपना ये दूसरा वीडियो कंटिन्यू हो जाता है। तो आप समझते रहे, पहले वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा, सुना होगा। अब अपन दूसरा वीडियो यहां से क्लास नंबर 2 अपन देखने वाले हैं। क्लास नंबर 2 यहां से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्लास नंबर 2 यहां से स्टार्ट हो जाती है। यहां पे हम देखने वाले हैं कुछ खास झीलों को, एशिया महाद्वीप की कुछ खास क्या देखने वाले हैं, झीलें देखने वाले हैं। ठीक है, अब एशिया महाद्वीप के अंतर्गत सबसे बड़ी झील अगर मैं बताऊं आपको, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत सबसे बड़ी जो झील अगर आपसे पूछा जाए तो पूरे एशिया महाद्वीप की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है बताओ, कैस्पियन सागर है। और इसमें जो है साथियों आपको ध्यान रखना है, दो नदियां भी जो है गिरती हैं। दो नदियों को भी मैं आपको बताऊंगा, एक तो वोल्गा नदी और एक कौन सी नदी है, यूराल नदी। यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है साथियों, यूरोप और एशिया के बीच में स्थित जो झील है, खारे पानी की झील है हालांकि, तो मैं इसके बारे में आपको लिख देता हूं थोड़ा सा, उसी हिसाब से आप ऐड कर लेना। कैस्पियन सागर अगर मैं बात करूं तो विश्व की, ठीक है, अब यहां से आप ऐड करते रहे ना। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी लेक अगर पूछा जाए तो कौन सी है बताओ, कैस्पियन सागर है। और ये कैसे पानी की लेक है बताओ, खारे पानी की लेक है। इसका जो जल है वो कैसा है बताओ, खारा है। और ये किस किस के मध्य स्थित है, तो आपको याद रखना है यूरोप व एशिया के मध्य स्थित है। ठीक है, यूरोप व किसके मध्य स्थित है बताओ, एशिया के मध्य स्थित है। ठीक है, अच्छा इसमें किन किन नदियों का जल आकर गिरता है वो भी याद रखना है। ठीक है, आपको यहीं पर लिख देता हूं, इसमें वोल्गा व यूराल पर्वत भी है और यूराल नदी भी है, ये भी याद रखना है। इसमें वोल्गा व यूराल नदियों का जल गिरता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गई किसकी बात बताओ, कैस्पियन सागर की बात। किसकी बात, कैस्पियन सागर की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं साथियों विश्व की सबसे खारी झील, लवणता के लिए कौन सी झील जानी जाती है। तो आपको अगली जो झील है साथियों वो याद रखनी है, जिसका नाम है बॉन झील। कौन सी झील है बताओ, बॉन झील। अच्छा, ये बॉन झील मिलेगी कहाँ, तो आपको याद रखना है साथियों, ये बॉन झील जो मिलेगी ये मिलेगी तुर्की में। कहाँ मिलेगी बताओ, तुर्की में है। और इसकी खास जो विशेषता है साथियों वो भी याद रखनी है। इसकी खास विशेषता है कि भैया ये सबसे खारी झील है, सबसे खारी झील, मतलब विश्व की सबसे खारी झील है, सबसे खारी झील, सर्वाधिक लवणता। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लवणता किस में पाई जाती है तो वो इसी बॉन झील में पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता के लिए या सर्वाधिक खारे पानी की झील अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी है बताओ, खारे पानी की, मतलब सबसे ज्यादा खारा है इसका, ऐसे बड़ी नहीं बता रहा हूं, खारे पानी की जो सबसे खारी झील है, सबसे खारी झील। ठीक है, स्वादिष्ट की बात कर रहा हूं, खारी झील अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखनी है कौन सी, बॉन झील। अब हम बात करने वाले हैं एक और झील है जिसका नाम है टोबा झील। इसकी क्या खास विशेषता है साथियों, टोबा झील, टोबा झील। और ये टोबा झील कहाँ मिलेगी, तो साथियों ये टोबा झील मिलेगी इंडोनेशिया में। कहाँ पर मिलेगी बताओ, इंडोनेशिया में। दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यहीं निकलते हैं, कहाँ पर, इंडोनेशिया में। दुनिया के सबसे ज्यादा द्वीप भी आपको कहाँ मिलेंगे बताओ, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया की बात अपन करने वाले, पहले झीलों को निपटा लेते हैं। इसकी क्या खास विशेषता है, तो साथियों इसमें ऐड कर लेना आप कि ये जो झील है यह विश्व की
सबसे बड़ी कॉल्डेरा झील है। अब बहुत से तो नहीं समझेंगे कॉल्डेरा क्या है। कॉल्डेरा झील है, मैं समझाता हूं, यह विश्व की सबसे बड़ी कॉल्डेरा झील है। साथियों आपको मैं बता दूं, आपने देखा होगा कि जो ज्वालामुखी निकलते हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलते हैं। आंतरिक भागों के इस दरारी भाग से निकलते हैं, ये दरारी भाग है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपने पृथ्वी के आंतरिक भागों में देखा होगा, निकलता हुआ भी देखा होगा। कैसा पदार्थ? चिपचिपा पदार्थ, जिसको गाढ़ा पदार्थ भी कह सकते हैं। बोरिंग की मशीन अच्छे से देखी होंगी, आपने देखा होगा शुरू शुरू में जो है चट्टानों को तोड़ती जाती है और आपने देखा होगा फिर गाढ़ा गाढ़ा लसा लसा पदार्थ निकलता है, चिपचिपा पदार्थ का निकलता है। उस चिपचिपे पदार्थ को पृथ्वी के आंतरिक भागों में कहा जाता है मैग्मा। क्या कहा जाता है? मैग्मा। जब मैग्मा इस दरारी भाग से ऊपर आता है, तो दरारी भाग से ऊपर आता है तो इस तरीके से गुब्बारे नुमा आकृति में ये विस्फोट होता है। और इस विस्फोट की मैं बात करूं तो यहां से होता है। इसको ज्वालामुखी का मुख कहते हैं और ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है क्रेटर। लेकिन ये कढ़ाई नुमा जो आकृति बनती है यहाँ पर जिस स्थान से निकलता है उसी स्थान को कहा जाता है कॉल्डेरा। उस आकृति को कॉल्डेरा कहा जाता है। तो ये कॉल्डेरा की जो आकृति बनती है ये ज्वालामुखी की क्रिया से बनती है। जब इस कॉल्डेरा में आप देखोगे तो वर्षा का जल गिर जाएगा। भाई किसका जल गिरेगा बताओ? वर्षा का जल गिरेगा। वर्षा का जल गिरेगा तो यहाँ पर ये झील बन जाएगी। ये प्राकृतिक झील होती है जिसे अपन कॉल्डेरा झील कहते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी कॉल्डेरा झील जो है वो है टोबा झील। कौन सी बताओ? टोबा झील। और ये कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। कहां पर स्थित है बताओ? इंडोनेशिया में स्थित है। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो ये जो ज्वालामुखी की क्रिया होती है, ये दरारी भाग से ऊपर ये विस्फोटित अलग अलग पदार्थ निकलते हैं, जिसमें राख भी निकलती है, जिसमें चट्टान भी निकलती है, पत्थर कंकड़ जलवाष्प बहुत सारी गैसें निकलती हैं। इस ज्वालामुखी को आगे अपन पढ़ेंगे। तो ये बात हो गई कंप्लीटली। अगला मैं आपको अगली जो झील बताने वाला हूं साथियों, बेबा झील बताने वाला हूं। कौन सी झील बताओ? बेबा झील। बेबा झील को भी समझिए, ये बेबा झील है कहाँ पे, तो आपको याद रखना है बेबा झील की बात। बेबा झील हमें मिलेगी साथियों जापान में। बेबा झील कहाँ मिलेगी बताओ? जापान में। इसकी क्या खास विशेषता है तो आपको याद रखना है साथियों, ये जापान की सबसे बड़ी झील है। कहाँ की बताओ? जापान की सबसे बड़ी। और कैसे पानी की बताओ? मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जापान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भाई। और आपको बड़ी बात यह है कि साथियों इसी झील के निकट जापान का एक द्वीप है। इसी झील के निकट जापान का एक द्वीप है जिसका नाम है होन्शु द्वीप। तो आपको याद रखना है ये होन्शु द्वीप, कई बार पेपर में पूछा गया है कि होन्शु द्वीप है कहाँ है, तो झील के निकट ही होन्शु द्वीप स्थित है। ये लो, झील के निकट ही कौन सा द्वीप स्थित है बताओ? होन्शु द्वीप स्थित है। ये आपको याद रखना है। तो बोन झील देख ली हमने, उसके बाद एक टोबा झील भी हमने देख ली है और बेबा झील भी हमने देख लिया है। तो हमने 4 झील देख लिए हैं। एक हम आपको एक और झील बताने वाले हैं, बेकाल झील। कौन सी झील बताओ? बेकाल झील, जो कि सबसे गहरी झील है। बेकाल झील की अगर मैं बात करूं तो ये दक्षिणी साइबेरिया में मिलेगी। इसको भी हम देख लेते हैं। चलो, बेकाल झील, ये लो भाई बेकाल झील, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। बेकाल झील कहाँ मिलेगी तो इसको हम देख लेते हैं, दक्षिणी साइबेरिया में मिलेगी। ये दक्षिणी साइबेरिया, और दक्षिणी साइबेरिया आपने देखा होगा रूस में, क्योंकि यहाँ से रूस से साइबेरियन क्रेन भी आते हैं, सारस आते हैं, ठीक है, तो वो यहीं से चलते हैं। ये इसकी क्या खास विशेषता है तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी खास जो विशेषता है वो यह है कि भैया ये जो झील है, यह झील विश्व की सबसे गहरी झील है, गहरी लेक है। तो ये तो बात हो गई हमारी किन की बताओ? झीलों की। तो यहाँ पे हमने कंप्लीटली किन की बात कर ली है साथियों? झीलों की बात कर ली है। लगभग हमने 5 झील यहाँ पे देख ली होंगी। कितनी झील बताओ? 5 झील हम देख चुके हैं यहाँ पे शानदार तरीके से। तो सब नंबर 1 पर हमने देख ली थी कौन सी झील बताओ? कैस्पियन झील। नंबर 1 पर कैस्पियन सागर झील है। नंबर 2 पर है बोन झील हो गई, और नंबर 3 पर जो हो गई है साथियों एशिया महाद्वीप की टोबा झील। और उसके बाद नंबर 4 पर हमने देख लिए साथियों बेबा झील। नंबर 4 पर कौन सी बताओ? बेबा झील है। और नंबर 5 पर हमने देख लिए साथियों बेकाल झील। कौन सी झील है बताओ? बेकाल झील।
अब हम देखने वाले हैं कुछ पठार। साथियों आपको मैं पहले ही बता देता हूं, एग्जाम में ज्यादातर या तो नदियों से क्वेश्चन आता है या ऊंची चोटियों से आता है। आरएएस में भी चोटियों को मिलान के रूप में दिया गया था। रीट में भी यही पूछा गया था कि भैया एकांगुआ पर्वतमाला कहां पर स्थित है। ठीक है, तंजानिया उसका आंसर था। आपने रीट का पेपर दिया हो तो पता होगा। ठीक है, तो चोटियों से पूछा जाता है, या कोई घास के मैदान है तो उनसे क्वेश्चन आता है, या कोई अभी अभी कोई से महाद्वीप में चर्चा का विषय रहा हो तो उनसे क्वेश्चन आता है। अभी आपसे यही पूछ लिया जाएगा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है ये पूछ लेंगे। फ्रांस। फ्रांस कहाँ पे आता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखने वाले हैं अगला जो हमारा बिंदु है वो पठार है। तो देखिए झील है, पठार है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है नंबर 1 पर हम जो पठार लेने वाले हैं उसका नाम है साथियों पामीर का पठार। नाम सुना होगा आपने, पामीर का पठार। पामीर का पठार ये तिब्बत में आता है और तिब्बत पर कब्जा कर रखा है नालायक चीन ने। किसने बताओ? चीन ने। तो आपको याद रखना है दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे चौड़ा अगर पठार पूछा जाए तो वो कौन सा है? पामीर का पठार है। चीन में है साथियों। कहाँ पे बताओ? चीन में। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की छत भी कहा जाता है। तो देखिए इसके बारे में मैं लिख भी देता हूं। इसे चीन की दीवार, इसे ये भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो लिख देता हूं। पामीर का पठार, ठीक है, इसे चीन की दीवार या विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है भाई, यह सबसे चौड़ा पठार है। चौड़ा पठार है, चीन में स्थित है, ये बता ही चुका हूं मैं। तो इसकी खास विशेषता आप याद रख लेना, ये है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर का जो खास पठार आता है साथियों वो आता है अनातोलिया का पठार। कौन सा पठार आता है? अनातोलिया का पठार आता है। अच्छा, ये दूसरे नंबर का जो पठार है उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। आपसे पूछा जाए अनातोलिया का पठार कहां पर स्थित है? अनातोलिया, है ना, अनातोलिया का पठार। ये मिलान के रूप में आते हैं। अब आप ये मत सोचना। अनातोलिया का जो पठार है साथियों तुर्की में आता है। कहां पे आता है बताओ? तुर्की में आता है। तुर्की की राजधानी क्या है? अगर पूछ लिया जाए कि भैया तुर्की की राजधानी क्या है तुर्की आपको ध्यान रखना है, तुर्की की राजधानी के अंतर्गत ही आता है ये। और तुर्की की राजधानी जो है आपको याद रखना है अंकारा है। क्या बताओ? अंकारा है। ठीक है, ये याद रखना है। तीसरे नंबर पे आपको एक पठार और बताने वाला हूं जिसका नाम है सान का पठार। सान का पठार, कौन सा पठार बताओ? सान का पठार। इनकी लोकेशन याद रख लेना, कुछ खास खास पठार बता रहा हूं मैं। और ये जो पठार आता है साथियों कहाँ पे आता है? म्यांमार में आता है। अच्छा, कौन बताएगा म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी को बताने वाला कोई विद्यार्थी हो तो मुझे आप बताइए। ठीक है, मैं बता देता हूं। म्यांमार की जो राजधानी है उसका नाम है साथियों न्याय पिएडो। न्याय पिएडो, न्याय पिएडो है। ये भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। एक और पठार आपको बता देता हूं, तकला मकान का पठार। कौन सा पठार बताओ? तकला मकान का पठार, है ना। कैसे कैसे नाम है? तकला, तकला को तकला ही समझना, चकला मत समझ लेना। तकला मकान का पठार, तकला मकान का पठार, तकला मकान का पठार, ये याद रखना है साथियों। ये चीन में आता है। कहाँ पे आता है बताओ? चीन में आता है। तो तकला मकान का पठार पूछा जाए। अनातोलिया का पठार आपको ध्यान रखना है साथियों, तुर्की में स्थित है। सान का पठार कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में स्थित है। इस तरीके से ये कुछ पठार हैं मैंने आपको बताए हैं। और हमारे भारत में आपसे पूछा जाए तो आप देखोगे तो मालवा का पठार आता है, दंडकारण्य का पठार आता है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो उत्तर भारत में आप देखोगे तो लद्दाख का पठार है जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ऐसे कई पठार आप देखते हैं। ठीक है, ये मैंने विश्व लेवल के कुछ पठारों के नाम बताए हैं। अब हम कुछ मरुस्थलों के नाम देख लेते हैं। देखो, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले कुछ मरुस्थलों के नाम देखते हैं। मरुस्थल, डेजर्ट, जिनको क्या बोल सकते हैं बताओ? डेजर्ट बोल सकते हैं। तो अब डेजर्टों के अंतर्गत हम बात करेंगे। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो मरुस्थल है वो हमारे राजस्थान सहित भारत में ही फैला हुआ है, जिसका नाम आता है साथियों थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल बताओ? थार का मरुस्थल। हालांकि इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, थार के मरुस्थल के बारे में। तो थार का मरुस्थल जो फैला हुआ है साथियों, आपको ध्यान रखना है
इंडिया एंड इस नालायक पाकिस्तान के साथ में फैला हुआ है। इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ में फैला हुआ है। हालांकि इसको इंडिया में तो थार डेजर्ट ही कहा जाता है, लेकिन इस देश में इसको पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। कौन सा स्थान कहा जाता है? चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल की मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं या भारत के संदर्भ में, आपने सुना होगा कि 61.11% पर ये फैला हुआ है। हमारे राजस्थान के 61.11% भाग पर ये फैला हुआ है। 1,75,000 लगभग वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र में फैला हुआ है। थार के मरुस्थल के अंतर्गत राजस्थान का पूरा पश्चिमी भाग आता है और पड़ोस में पाकिस्तान का हिस्सा भी आ जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस थार के मरुस्थल को दुनिया का जैव विविधता की दृष्टि से सबसे इंपोर्टेंट मरुस्थल माना जाता है। आप कहोगे गुरु जी ऐसे कैसे, इंपोर्टेंट क्यों मानते हैं? किसकी दृष्टि से? किसकी दृष्टि से भाई? जैव विविधता की दृष्टि से। आप जैव विविधता को नहीं समझ पाओगे तो मैं आपको बता देता हूं। जैव विविधता को अंग्रेजी में कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि इस मरुस्थल में विभिन्न प्रकार के आपको जीव जंतु मिल जाएंगे, विभिन्न प्रकार की आपको वनस्पति मिल जाएगी, और तो और साथियों, राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या जो है यहीं थार के मरुस्थल में निवास करती है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे संपन्न मरुस्थल अगर आपसे पूछा जाए तो वो थार का मरुस्थल है। तो यहाँ पर दो विशेषताएं तो अपन छाप ही लेते हैं। कौन सी विशेषता? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे संपन्न मरुस्थल। ठीक है भाई, विश्व का सबसे संपन्न मरुस्थल अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? थार का मरुस्थल है। ठीक है, विश्व का सबसे संपन्न मरुस्थल। ठीक है, और जैव विविधता की दृष्टि से यहां लिखवा देता हूं, जैव विविधता की दृष्टि से सबसे, जैव विविधता की दृष्टि से किसकी दृष्टि से भाई? इसको मिट गया थोड़ा सा यार, है ना, थोड़ा ऊपर लेते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, विश्व का सबसे संपन्न मरुस्थल, ये भी लिख लेना। जैव विविधता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मरुस्थल। यहां से आरएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि साथियों यहां पर किस प्रकार की जो पाई जाती है वनस्पति, तो याद रखना है यहां पर जो वनस्पति पाई जाती है उसको कहा जाता है मरुद्भिद। क्या कहा जाता है बताओ? मरुद्भिद कहा जाता है, लेकिन मरुद्भिद ऑप्शन में नहीं था। क्या कहा जाता है आपको याद रखना है? जीरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जीरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के संदर्भ में इसमें बहुत सारी चीज पढ़ते हैं, क्योंकि थार के मरुस्थल को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में हम जैसलमेर को थार के मरुस्थल की रानी कहते हैं। ठीक है, ऐसे थार का प्रवेश द्वार जोधपुर को कह देते हैं। मतलब बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। इसी में आप देखोगे मरुस्थल में बालू का स्तूप मिलेंगे। बालू का स्तूप क्या है? तो मिट्टी जो उड़ती है, मोटे वाली कोने वाली, जो उल्टे कटोरा नुमा आकृति, मतलब कैसी आकृति बना लेती है, अलग ही आकृति बना लेती है, उनको क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। तो इस तरीके के ये स्तूप मिलेंगे। स्तूपों में हम कई चीजें देखेंगे, जैसे कि स्तूपों में बर्खोनाइट्स भी देखेंगे, तारा देखेंगे, पैराबोलक देखेंगे, नेटवर्क देखेंगे, अनुदेदरिया देखेंगे। ऐसे कई बालू का स्तूपों के यहाँ पे आते क्या प्रकार। कभी जैसलमेर जाए तो आपको वो आकृति देखने को मिल जाएंगी। तो ये थार के मरुस्थल की बात हो गई। दूसरा अगला खास मरुस्थल हम देखने वाले एशिया महाद्वीप। इसको तो आप जानते होंगे, इसके बारे में ज़्यादा बात भी करना क्या। दूसरे नंबर का अपन देखने वाले हैं गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल बताओ? गोबी मरुस्थल। ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है साथियों, गोबी मरुस्थल। ठीक है, गोबी मरुस्थल कहाँ मिलेगा, क्या विशेषताएं, इसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। दुनिया का सबसे शीत मरुस्थल पूछा जाए, सबसे ठंडा मरुस्थल अगर पूछा जाए तो गोबी मरुस्थल है साथियों। ठीक है, ये कैसा मरुस्थल है? सबसे एशिया का है, दुनिया का तो नहीं है। और ये मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा तो मेरे प्यार बच्चों, ये मिलेगा मंगोलिया में। कहाँ मिलेगा बताओ? मंगोलियन हमारे इंडिया में भी तो आए थे, ये मंगोलिया में मिलेगा। तो एशिया का यहीं पे लिख देता हूं, एशिया का सबसे शीत मरुस्थल। एशिया का सबसे शीत मरुस्थल आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल है भाई। कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल है। तो ये दो मरुस्थलों के बारे में आपको थोड़ी सी क्या करनी है, जानकारी याद रखनी है।
गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। अब देखो, मैं आपसे अगर पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो विश्व का ले लो या एशिया का ले लो, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर पूछा जाए तो अरब प्रायद्वीप है। जैसे आप कहेंगे गुरुजी कैसे? देखो, हमारे इंडिया का नक्शा बनाता हूं, पहले तो ये लो। देखो, आपको हर नक्शा आना चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको नक्शा भी आना चाहिए, और एक टीचर को परफेक्ट नक्शा नहीं आता है तो वो उसको पढ़ाना नहीं आता है। ठीक है, एक मतलब इतना परफेक्ट भी नहीं कि कतई 100% ही बनवाओ उस पर तुम, लेकिन इतना तो कम से कम आना चाहिए कि जिससे बता सके कि भैया यही इंडिया है। क्योंकि बहुत से टीचर क्या कर देते हैं, साथियों, बनाना तो इंडिया का चाह रहे हैं, ये देखो खुद ही नहीं चाह रहा है, ये हटा बगल। ठीक है, अब दोबारा बनाते हैं। हम चाह रहे हैं कि यार बन जा। ठीक है, चलो पेन लेंगे यहां से, अब तो बनेगा। हम चाह रहे इंडिया का अच्छा सा मैप बन जाए भाई, और ये चाह रहा है कि मिट जाए। तो देखो, अच्छा इसी को कर लेंगे, चलो ये लो। एक परफेक्ट मैप आप पे आना चाहिए, मैं यही कह रहा था, मतलब इतना आ जाना चाहिए जिससे कि आप आसानी से समझ सके चीज़ों को, और इतना भी परफेक्ट मत बनाओ कि यार किसी की दूसरे की नज़र ही लग जाए। ठीक है, इतना तो कर ही लेंगे। चलो, मैं आज आपके सामने इस ऐप के लिए, आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, इस ऐप में आपको ये पहली बार भारत का मैप बना रहा हूँ साथियों। ये लो, और ये लटक रहा है लंका, श्रीलंका। साथियों मैं बात करूं, आप देखोगे यहाँ पे, आइए साथियों, इतना तो बढ़िया लग ही रहा होगा, इंडिया हमारा ऐसा ही है। ठीक है, अब देखो, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं मैप के माध्यम से कि कोई मास्टर कितना बढ़िया हमें ज्योग्राफी समझा सकता है, उसको मैप से ही आप पता लगा सकते हो। देखो, ए से इधर आपको याद रखना है अरब सागर, बी से याद रखना है बंगाल की खाड़ी। ए का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए का मतलब होता है साथियों अरब सागर इधर की तरफ है, और बी का मतलब बंगाल की खाड़ी इधर की तरफ है। ये लो भाई, ए पहले आता है तो अरब सागर पहले आ गया, बी बाद में आता है तो बंगाल की खाड़ी बाद में आ गई। यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर है हिंद महासागर। कौन सा सागर है बताओ? हिंद महासागर है। यहां पर बेचारी लटकी हुई है लंका, बोले तो कौन सी लंका? श्रीलंका। कौन सी लंका बताओ? श्रीलंका। श्रीलंका की साथियों राजधानी चेंज हो गई है, ये याद रखना है आपको। श्रीलंका की राजधानी जो चेंज हो गई है उसका नाम है श्री जयवर्धना, जयवर्धना, श्री जयवर्धनापुरा कोट्टी। क्या याद रखना है बताओ? श्री जयवर्धनापुरा कोट्टी, ये याद रखना है। हालांकि मैं भारत पढ़ाऊंगा जब भी आपको इसको बता दूंगा, एनी नो प्रॉब्लम। तो आप देखिए, भारत के 3 तरफ जल है। भारत के बताओ 3 तरफ जल है या नहीं है? भारत के 3 तरफ जल है, ये देखो इधर भारत के 3 तरफ जल है, लेकिन श्रीलंका के चारों तरफ ही जल है। श्रीलंका के चारों तरफ ही क्या बताओ? जल है। तो जिस देश के 3 तरफ जल होता है, जिस देश के 3 तरफ जल होता है, जिस देश के 3 तरफ जल होता है उसको कहा जाता है प्रायद्वीप। ठीक है, उसको कहा जाता है प्रायद्वीप। और जिस देश के चारों तरफ जल होता है उसको कहा जाता है द्वीपीय देश। कौन सा देश कहा जाता है? द्वीपीय देश कह लो, स्थान कह लो, कुछ भी कह लो। अब ध्यान दो, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर पूछा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपको याद रखना है अरब प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप है, जो हमारे भारत के अंतर्गत भी आता है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। ठीक है, ये याद रह जाएगा? याद रह जाएगा तो एक लाइन लिख देता हूं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। आ जाए तो बता देना प्रायद्वीप। अब देखो साथियों, अब मैं थोड़ा सा आपको विश्व का मैप बताने वाला हूँ। विश्व लेवल मतलब एशिया का चित्र बताऊंगा आपको। देखो एशिया का चित्र कैसे है वो मैं आपको बता दूं। देखो एशिया हमारे इस तरीके से है, ये एशिया। फिर मैं आपको इधर इंडोनेशिया भी बताऊंगा। एक बार अपन थोड़ा सा कच्चा पक्का सा जैसा भी है बना लेते हैं एशिया, और ये इंडिया बन गया भाई। और भाई ये इधर प्रशांत महासागर में घूम रहे हैं अपन, और ये यहाँ पे जो है ना, ये यूरोप बन गया पूरा का पूरा। और यूरोप के बगल में जाओगे, अब ऐसे मत समझना कोई जानवर का चित्र बना दिया। ठीक है, ये यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे साथियों अफ्रीका है।
ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो बैठा हुआ है ये जो है साथियों, ये पूरा 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 ये एशिया है। यहाँ चाइनीज है, चीन है, इधर पेन गिर गया भाई। यहाँ देखोगे तो यहाँ पर चीन है। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आता है साथियों इंडोनेशिया। यहाँ पर कौन सा देश आता है बताओ? इंडोनेशिया आता है यहाँ पर। ये याद रखना है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी आपको याद रखना है, कई बार पूछी गई है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। आपको याद रखना है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, दुनिया के सबसे ज्यादा द्वीप, दुनिया के सबसे ज्यादा द्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ पे है बताओ? एशिया में है। कहाँ पे बताओ? सॉरी, एशिया में ही है। और एशिया में भी कौन से देश में है? इंडोनेशिया में। मैं एक चीज़ और बताने वाला था, जैसे मैंने नदियों की बात की थी तो आपको हालांकि पहले वाले वीडियो में बता चुका था नदियों के बारे में। आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो दुनिया की सबसे ज़्यादा नदियाँ बांग्लादेश में है। और दुनिया की सबसे ज़्यादा नहरें अगर पूछी जाए तो दुनिया की सबसे ज़्यादा नहरें इस नालायक देश में है, पाकिस्तान में है। ये भी याद रखना है थोड़ा सा, है ना, ध्यान रखना, आपने नहीं पढ़ पाए हो वहाँ पे। तो अब मैं आपको बात करने वाला हूँ दुनिया के सबसे ज़्यादा द्वीप। दुनिया के सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए द्वीप कहाँ पे हैं, तो इंडोनेशिया में है। लगभग 17,052 के लगभग यहाँ पर द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए विश्व के सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है, तो वो आपको कौन सा याद रखना है? इंडोनेशिया, है ना। 17,052 नहीं, 17,508 कर लेना। वैसे तो ये आंकड़े पूछे नहीं जाते 17,508, लेकिन आपको ध्यान रख लेना है। अब देखो यहीं पर एक द्वीप आता है जिसका नाम है साथियों बोर्नियो द्वीप। कौन सा द्वीप आता है बताओ? बोर्नियो द्वीप। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है बताओ? बोर्निया द्वीप है। अब यहाँ पर और कोई भी द्वीप आता है क्या? बिल्कुल आता है। जावा आता है, सुमात्रा आता है। ठीक है, जावा आता है, सुमात्रा आता है। इधर देखोगे तो आपको कोको द्वीप मिल जाएगा, कोको चैनल मिल जाएगा। ठीक है। हमारे भारत में आप देखोगे तो इधर अंडमान एंड निकोबार द्वीप मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके के कई द्वीप है, तो अपन इन द्वीपों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक स्पेशली अपन टॉपिक देखते हैं, द्वीप। ये लो भाई, ये द्वीप वाला हो गया। तो द्वीपों में भी सबसे पहले अपन ले लेते इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ये लो, इसमें अपन कुछ बढ़िया जानकारी लिख लेते हैं। लिख लेना, विश्व के सर्वाधिक द्वीपों वाला देश, द्वीपों वाला देश है ये। अच्छा, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश भी है और सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश भी है। विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश है, ये भी लिखवा देता हूं, विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश है ये। और विश्व के सबसे ज्यादा भूकंप वाला देश कौन सा है बताओ? जापान है। हालांकि ज्वालामुखी भूकंप वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब देख लेंगे वहां पे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसकी राजधानी भी याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी जकार्ता है। और वो कौन से द्वीप पर बसी हुई है ये भी पूछा जाता है। इसकी राजधानी जकार्ता है। इसकी राजधानी जकार्ता, जकार्ता है। और ये जकार्ता जो आपको याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, ये जकार्ता कौन से द्वीप पर है? तो यह जकार्ता का डैश करके यह सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर है बताओ? सुमात्रा द्वीप पर स्थित है, द्वीप पर स्थित है। और अन्य द्वीप की मैं बात करूंगा, सेकंड नंबर का जो बड़ा द्वीप बात करूं, इसको ध्यान रख लेना, इंडोनेशिया सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर का मैं द्वीप की बात करूंगा यहां पर। अब मैं एक द्वीप की बात कर रहा हूं जिसका नंबर 2 नंबर पे बोर्नियो द्वीप। कौन सा द्वीप है बताओ? बोर्नियो द्वीप। विश्व एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। थाईलैंड, सॉरी इधर ही है, इंडोनेशिया के बगल में। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है। अन्य द्वीपों में आपको और भी याद रख लेना है, अन्य द्वीप में कोको द्वीप याद रख लेना है, म्यांमार में है ये। ठीक है।
अन्य द्वीप में आपको जावा द्वीप याद रख लेना है, जावा द्वीप ये भी इंडोनेशिया में है, ये याद रख लेने हैं। तो द्वीपों की बात यहाँ पे अपन ने क्या कर ली है, पूरी कर ली है। अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ, एक शब्द एग्जाम में आता रहता है कई बार आ चुका है, देखियो। ओ देखियो भाई देखियो, इसका नाम है मंदारिन। इसका नाम है क्या, मंदारिन। ये मंदारिन शब्द के बारे में पूछा जाता है कि मंदारिन क्या है। बताओ रे भाई कमेंट्स करके। वैसे तो कमेंट्स कर नहीं सकते क्योंकि ये एप्लीकेशन पर है। बहुत कम सस्ते दामों में ये ज्योग्राफी आपको ब्रांडेड उपलब्ध करवाई जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, इसका भरपूर लाभ लेना, ठीक है। सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड, यानी कोई भी टॉपिक में आपके आती है वहाँ पे आपको काम आएगी। मंदारिन क्या है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो मंदारिन है ये एक भाषा है। ये मंदारिन एक क्या है बताओ, भाषा है। और ये छोटी मोटी भाषा नहीं है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो कौन से देश में प्रचलित है, जो चीन देश में प्रचलित है। अब मुझे ये बता दो, जब दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में ही है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सी भाषा बोलेगी बताओ, मंदारिन ही तो बोलेगी यार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये मंदारिन एक भाषा है और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अब मैं कुछ और बातें बताता हूँ। चलो और क्या बातें हैं गुरुजी, और भी बताओ। अब मैं कुछ देश लेने वाला हूँ, खास खास देश, जैसे कि ये लो, जैसे कि मैं नंबर 1 पर एक देश लेने वाला हूँ जिसका नाम है थाईलैंड। जिसका नाम क्या है बताओ, थाईलैंड है। एशिया के अंतर्गत आता है, इधर ही आता है, मतलब इंडोनेशिया की तरफ ही आता है। मतलब मैं आपको इस मैप में बता देता हूँ जब बनाया है तो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एशिया महाद्वीप देखोगे तो यहाँ पर आपको थाईलैंड दिख जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। इधर की तरफ प्रशांत महासागर की तरफ ही ये दिख जाता है। साथियों थाईलैंड को क्या कहा जाता है, तो थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। आपसे पूछा जाए कि गुरुजी सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है, या सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, गूगल पे सर्च करके देख लेना कैसे होते हैं सफ़ेद हाथी। सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है किसको बताओ, थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। अच्छा अगले देश की विशेषता बताओ। अगला देश लेते हैं हम म्यांमार। अगला देश हम लेते हैं कौन सा मार बताओ, म्यांमार लेते हैं साथियों, म्यांमार, ठीक है। और म्यांमार की क्या खास विशेषता है साथियों, म्यांमार को कहा जाता है स्वर्णिम पैगोडा। क्या कहा जाता है बताओ, स्वर्णिम पैगोडा का देश अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है बताओ, म्यांमार है, स्वर्णिम पैगोडा। आप कहेंगे गुरुजी ये स्वर्णिम पैगोडा का मतलब क्या है, तो साथियों यहाँ पे अगर देखोगे तुम जितने भी मंदिर नुमा आकृति में, छतरी नुमा आकृति में कोई महल भी बना हुआ है ना, तो वो पैगोडा के रूप में बने हुए हैं और वो सुनहरे कलर में बने हुए हैं, मतलब सोने के कलर में बने हुए हैं। गूगल पे आप सर्च करके देखना पैगोडा क्या है। आप सर्च नहीं कर पाते हो तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ें आगे भी एक बार अगर सेट हो जाएंगी तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी कि पैगोडा है क्या है, जिससे कि आपको लाइफ टाइम के लिए पैगोडा के बारे में समस्या नहीं आएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं पैगोडा, देखो स्वर्णिम पैगोडा, कौन सी पैगोडा, स्वर्णिम पैगोडा। हम सेकंडों में आपको बता देते हैं जिससे कि परमानेंट आपके छप जाएगा। तो देखो यहाँ पे स्वर्णिम पैगोडा, भाई पैगोडा बता दे जल्दी से, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, वेट कर रहे हैं। स्वर्णिम पैगोडा यहाँ पे ये लिखा आ गया, देखो जितने भी पैगोडा आएंगे ना सब सोने के से दिखेंगे, जैसे कि सोने के से बने हुए हैं ये। तो जितने भी पैगोडा दिखाई देंगे ये देख लो, ये होते हैं पैगोडा। ये होते हैं क्या बताओ, पैगोडा, सोने के कलर के होते हैं। ये देखो छतरी नुमा जो आकृति में होते हैं, ये इस तरीके के जो होते हैं इनको कहा जाता है पैगोडा। इनको क्या कहा जाता है, पैगोडा कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ पैगोडा का मतलब समझ गए होंगे। तो अब आपको आगे कभी भी ये शिकायत करने की जरूरत नहीं मिलेगी कि गुरुजी पैगोडा होते क्या है। देखो स्वर्णिम पैगोडा, सतयुग का स्वर्णिम पैगोडा, ये कौन से युग का है, ये सतयुग का स्वर्णिम पैगोडा है साथियों। इस पर लिखा हुआ है सतयुग का स्वर्णिम पैगोडा, ये देख लो सतयुग का स्वर्णिम पैगोडा। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि म्यांमार में इस आकृति के पैगोडा कितने होंगे, इसीलिए म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा कहा जाता है। अब मैं जो सवाल करने वाला हूं उसका आंसर आपको इस व्हाइट बोर्ड पे देना है।
देखो ये तो आप सीख गए कि गुरुजी सुवर्णम पैगोडा तो आपने बता दिया, लेकिन साथियों NOTE में हमें ये बताओ कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है, सवाल तो यही है, ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों अच्छा सा सवाल तो यही है, क्या मन में दिमाग में आया कि ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है। आपसे गलती से पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है साथियों, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। गुरुजी कोणार्क का नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, अरे कोणार्क का कौन सा मंदिर, सूर्य मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे भारत के कौन से राज्य में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 रथ लगे हुए, लगभग 7 पहियों वाले रथ लगे हुए हैं, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। जरूर जाना आप कभी उड़ीसा के कोणार्क में, ठीक है। इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाए तो बता देना। तीसरा देश लेने वाला हूं जिसका नाम है जापान। तीसरा देश है जिसका नाम है भैया जापान। अच्छा, जापान को भी कुछ कहा जाता है क्या, बिल्कुल कहा जाता है साथियों। जापान को कहा जाता है उगते हुए सूर्य का देश। कौन से हुए देश, उगते हुए सूर्य का देश। आप मुझे बताओ सूर्य कौन सी दिशा से निकलता है, उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है किसको, बताओ, जापान को। तो आप कहेंगे गुरुजी सूर्य निकलता है पूरब से, सूरब पूरब पूरब से कौन क्या निकलता है बताओ, सूर्य। सूर्य कहीं भी कोई से देश में चले जाओ पूरब से ही निकलेगा, ठीक है। तो हमारे एशिया महाद्वीप के सबसे पूरब में जो देश आता है उसका नाम है जापान। अच्छा इस नक्शे में देख लो जापान कहाँ है, तो देखो इस नक्शे में अपन देखेंगे जापान, हालांकि मैं कच्चा नक्शा बता रहा हूं। इस नक्शे में अपन देखेंगे तो जापान यहां पर मिलेगा, जापान बिल्कुल यहां पर इस किनोर पर मिलेगा। और ये कौन सी दिशा हो गई, इसको 4 भागों में तोड़ के देख लो, ये बताओ ये इधर वाली कौन सी दिशा हो जाएगी, इधर वाली पश्चिम दिशा हो जाएगी, इधर वाली कौन सी दिशा हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, पूरब। तो इधर पूरब में सबसे पहले जो सूर्य निकलेगा वो कौन से देश में निकलेगा, जापान में। इसलिए उगते हुए सूर्य का देश, कोई गलती नहीं कर रहे हैं हम, उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, तो कहा जाता है। लेकिन मेरा सवाल यहां पे ये बनता है कि हमें तो ये बताओ मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है। ये है ब्रांडेड क्वेश्चन, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि मध्य रात्रि, कौन सी रात्रि बताओ, मध्य रात्रि, मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है, याद रखना आज के बाद बिल्कुल मत भूलना, नॉर्वे को कहा जाता है। हालांकि वैसे तो मध्य रात्रि का जो सूर्य होता है ना वो कहाँ पर होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मध्य रात्रि का जो सूर्य होता है ना वो कहाँ पे होता है, ये आप सीख लो। मध्य रात्रि का सूर्य अगर देखे तो वैसे तो साथियों आपको याद रखना है, इधर भी ध्रुव है और इधर भी ध्रुव है, ध्रुवों पे ही होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है ध्रुवों पर। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में भी आपसे अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर तो आपको याद रखना है आर्कटिक में दिखाई देता है, आर्कटिक को कहा जाता है। आर्कटिक तथा अंटार्कटिका को, आर्कटिक तथा अंटार्कटिका को ही मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। वैसे अगर देश पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है, नॉर्वे को याद रख लेना है। किसको याद रख लेना है बताओ, नॉर्वे को याद रख लेना है। तो इस तरीके से मैंने आपको कई चीजें बताई है। इस तरीके से ब्लैक पैगोडा वाली अलग चीज थी। हालांकि आपसे पूछा जाए मध्य रात्रि के सूर्य का देश तो आपको नॉर्वे याद रखना है, लेकिन उगते हुए सूर्य का देश अगर पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है, जापान याद रखना है। अब जापान की लगे हाथ एक और बात बता दूं, विश्व में अब कुछ खनिजों की बात कर लेते हैं। जापान 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 का सबसे बड़ा जो द्वीप है होन्शु द्वीप है। जापान में सर्वाधिक सर्वाधिक रेशम का उत्पादन होता है साथियों, सर्वाधिक रेशम का उत्पादन उत्पादन होता है। रेशम के लिए कीड़े भी पाले जाते हैं, ठीक है। तो रेशम कीड़े का सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहाँ होगा, जापान में ही होगा, याद रखना है, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा थाईलैंड, थाईलैंड
ठीक है साथियों, थाईलैंड की अगर मैं बात करूं तो थाईलैंड को क्या कहा जाता है? थाईलैंड की अगर मैं बात करूं तो थाईलैंड को किन नामों से जाना जाता है? थाईलैंड, थाईलैंड को अभी मैंने बताया था सफेद हाथियों का देश तो कहा ही जाता है, लेकिन रबड़ उत्पादन के लिए, किसके उत्पादन के लिए बताओ? रबड़ उत्पादन के लिए आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है। सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहां पर होता है बताओ? थाईलैंड में होता है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा टिन का उत्पादन, तो चीन की बात कर लेते हैं। देखो चीन में किस किस का उत्पादन होता है। देखो साथियों, आपसे पूछा जाए, चाहो तो आपसे पूछ लिया जाए टिन का उत्पादन, चाहे आपसे पूछ लिया जाए गेहूं का उत्पादन, चाहे आपसे पूछ लिया जाए चावल का उत्पादन, चाहे आपसे पूछ लिया जाए मछली का उत्पादन, इनके इनके मामले में पहले स्थान पर जो देश आता है उसका नाम है चीन। इनके मामले में पहले स्थान पर कोई देश आता है तो उसका नाम क्या है बताओ? चीन। ध्यान रखना है साथियों। अच्छा, हमारा भारत भी विश्व में पहले स्थान पर है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत भी हमारा कम नहीं है, भारत भी हमारा कम नहीं है। और भारत का पहला जो स्थान आता है वो किस मामले में आता है? तो मैं आपको बता दूं, दूध, ठीक है ना, केला, अदरक, ठीक है, दूध है, केला है, अदरक है, गन्ना है, इनके उत्पादन में दूध है, अदरक है, आम है, ठीक है, और ये गन्ना है, आम भी ले लो। इनके उत्पादन में हमारे भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान आता है बताओ? ये गन्ना को मान लो, ठीक है, पहला स्थान आता है। दूध, केला, अदरक, आम में पहले स्थान पर कोई अगर देश है तो वो साथियों कौन सा देश है? भारत है। इस तरीके से आपको इन देशों के बारे में याद रखना है। अब मैं, ये तो कुछ खनिज थे, मैं एक पेट्रोलियम पदार्थ की बात कर लेता हूँ। एक देश आता है पेट्रोल के उत्पादन में, सबसे ज़्यादा पेट्रोल का उत्पादन जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो साथियों आपको याद रखना है सऊदी अरब। सऊदी अरब को याद रख लेना है। क्यों याद रखें? सऊदी अरब को याद रख लेना सर्वाधिक पेट्रोल उत्पादन के लिए। आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो विश्व में सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन होता है सऊदी अरब में। कहाँ पर होता है बताओ? सऊदी अरब में। ये छोटे छोटे सवाल हैं जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब हम कुछ और आपको बात बताने वाले हैं। देखो, अब हम आपको बताने वाले हैं कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, गर्म स्थान कौन सा है, आर्द्र स्थान कौन सा है, शुष्क स्थान कौन सा है। ये एशिया महाद्वीप के संदर्भ में ही हम बात करने वाले हैं। देखो, महाद्वीप तो हमारा चल रहा है, उसको तो आपको पता है कि हमारा जो चल रहा है उसका नाम है भैया एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के संबंध में अगर मैं बात करूं आपसे, इधर भी बात कर लूं, चाहो तो आप ऐसे ही छाप लेना। आपसे पूछा जाए सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान इस नालायक देश का स्थान है जैकोबाद। और आपको पता ही होगा नालायक देश तो कौन सा है? PAK का है, ठीक है। अच्छा, सबसे ठंडा स्थान भी बता दो गुरुजी। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान, तो सबसे ठंडा स्थान आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, बरखोयास्क है। कौन सा है बताओ? बरखोयास्क है। और बरखोयास्क हमें मिलेगा रूस में। कहाँ मिलेगा बताओ? रूस में। इसीलिए राजस्थान में माउंट आबू को बरखोयास्क के नाम से जाना जाता है। बरखोयास्क के नाम से किसको जाना जाता है? राजस्थान में माउंट आबू को जाना जाता है। फिर भारत में शिमला को भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? शिमला को जाना जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भैया हमें तो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सबसे शुष्क स्थान बताओ। सबसे शुष्क मतलब सूखा स्थान, सबसे शुष्कतम स्थान, सबसे शुष्कतम स्थान पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बता देना है अदन। अदन है ये, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे शुष्क स्थान हो गया, और सबसे शीत स्थान पूछा जाए, सबसे शीत स्थान, सॉरी आर्द्र स्थान,
शीत स्थान क्या होता है? आर्द्र स्थान। आर्द्र मतलब जहां पे आर्द्रता बनी रहती है लगातार। सबसे आर्द्र, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान। चलो मुझे यही बता दो, दुनिया का विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान पूछे तो इसके मामले में हमारा भारत ही आता है, और जिसका नाम है साथियों मासिन राम। कौन सा राम है बताओ? मासिन राम। और मासिन राम जो मिलेगा आपको मैं बता दूं, ये मिलेगा मेघालय में। और इस मासिन राम की एक और बात बताता जा रहा हूं। मासिन राम साथियों विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो आपको मेघालय का मासिन राम, जहां पर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी है। गारो खासी जयंतिया की 3 खतरनाक पहाड़ियां भी कई बार पेपर में आ चुकी हैं, जो कहां पर स्थित है? मासिन राम में स्थित है। तो इस तरीके से आपको ये मैंने कई चीजें बता दी हैं। आपको पूछा जाए कि सबसे गर्म स्थान कहाँ है, तो जैकोबाबाद में है। जैकोबाबाद कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में। सबसे शुष्कतम स्थान पूछा जाए तो अदन है, अदन की खाड़ी भी आती है। और सबसे ठंडा स्थान पूछे, कौन सा सबसे ठंडा स्थान पूछे तो बरखोयास्क है। बरखोयास्क कहाँ मिलेगा? रूस में। और सबसे आर्द्र स्थान पूछे तो हमारा मासिन राम है। और मासिन राम कहाँ आता है? मेघालय में आता है। कहाँ आता है? मेघालय में आता है। ये आपको याद रखना है। अब ध्यान देना, एक जल संधि और बता रहा हूं आपको, काफी इंपोर्टेंट जल संधि है। देखो, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। अच्छा, ये बेरिंग जल संधि कहाँ है भाई? तो आपको मैं बता दूं, ये बेरिंग जो जल संधि है 2 महाद्वीपों को अलग करती है। किन किन को अलग करती है? तो साथियों ये उत्तरी अमेरिका से एशिया को, उत्तरी अमेरिका से एशिया को अलग करती है, उत्तरी अमेरिका से एशिया को अलग करने वाली कोई जल संधि है तो उसका नाम है साथियों क्या? उसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, बेरिंग जल संधि। अब मैं आपको बता दूं, पानी जो होता है ना, पानी तो जोड़ता है किसी भी स्थान को, और स्थल भाग जो होता है वो अलग करता है। इसलिए एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला अगर कोई भाग है, एशिया से अफ्रीका को कोई अलग करता है तो वो क्या करता है? देखो यहां पे मैं बता देता हूं, अलग से बता देता हूं। हालांकि ये एशिया को, देखो एशिया को अफ्रीका से, एशिया को अफ्रीका महाद्वीप, एशिया को अफ्रीका से अलग, क्योंकि ये दोनों ही स्थलीय भाग हो गए ना, एशिया और अफ्रीका स्थलीय भाग है। तो स्थलीय भाग तो होते क्या? अलग, पानी से अलग हो जाते हैं। एक तरफ का पानी अलग हो गया, एक तरफ का अलग हो गया। तो एशिया को अफ्रीका से अलग किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है लाल सागर, लाल सागर समझना है इसको, लाल सागर में भूमध्य सागर द्वारा। कौन से सागर द्वारा बताओ? लाल सागर में भूमध्य सागर द्वारा अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, ये याद रखना है। ठीक है भाई, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला अगर कोई भाग है तो वो क्या है? लाल सागर और भूमध्य सागर है। इनके द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। भूमध्य सागर के जगह आप ध्यान रख लेना, भूमध्य सागर की जगह पे आप साथियों स्वेज नहर को याद रख लेना। स्वेज नहर सही रहेगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि स्वेज नहर जो है अफ्रीका से ही निकलती है, स्वेज नहर, और ये विश्व की सबसे लंबी नहर है। इसके बारे में तो याद करेंगे ही। इसका निर्माण हुआ था 1859 में, जब हम अफ्रीका पढ़ेंगे तो जब बनाई गई थी, जब तो 165 किलोमीटर लंबाई थी, लेकिन अब 194 किलोमीटर है। तो एशिया को अफ्रीका से आप स्वेज नहर देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, मैं ज्वालामुखियों में बात करूंगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। और एशिया को यूरोप से अलग जो किया जाता है वो मरमरा और किसके द्वारा किया जाता है? काला सागर के द्वारा, कैस्पियन सागर के द्वारा, और यूराल पर्वत के द्वारा, और काकेसर के द्वारा।
तो इस तरीके से हम देखने वाले हैं। देखो चलो ये भी देख लेते हैं कि एशिया को यूरोप किससे अलग करता है। देखो यहां पे बता देता हूं, तीसरे नंबर का पॉइंट, एशिया को यूरोप से अलग, यूरोप से अलग किन किन के द्वारा किया जाता है। एशिया को यूरोप से अलग, एक तो है इसमें काकेकस, काकेकस पर्वत, काला सागर, और भैया आ गया मरमरा सागर, मरमरा सागर, यूराल पर्वत, इनके द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। चाहो तो आप इसमें कैस्पियन सागर को और ऐड कर सकते हो, कैस्पियन सागर द्वारा अलग किया जाता है भाई, अलग किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो अपन ने अलग करने की बात कर ली, किसकी बात कर ली बताओ, अलग करने की बात कर ली है यहाँ पे। तो अब मैं आपको एशिया महाद्वीप के अंतर्गत लास्ट एंड फाइनल पॉइंट बताने वाला हूँ। एक शब्द, हालांकि इसको अपन आगे पढ़ लेंगे, लेकिन यहीं पे बता देता हूँ मैं। एक शब्द आता है हरिकेन। हरिकेन क्या है इसके बारे में और बता दो, फिर अपना एशिया महाद्वीप हो जाएगा खत्म कंप्लीट। अच्छा, हरिकेन क्या है ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो साथियों, हरिकेन्स जो है ये फिलीपींस से आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उनको हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उनको क्या कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है। चला गया मतलब। ठीक है, तो इसको लास्ट एंड फाइनल में यहाँ पे लिख देता हूँ हरिकेन। पहले का तो आपने सब देख ही लिया होगा, लेकिन ये लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है अपना हरिकेन। तो ये फिलीपींस देश के निकट आता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फिलीपींस के निकट से चलने वाले ये याद रखना है क्या, उष्णकटिबंधीय। एक होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय, गर्म है मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हरिकेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, हरिकेन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक महाद्वीप यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। तो साथियों, यहाँ तक का आपको एक महाद्वीप उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। आप इनका बराबर लाभ लेते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।